नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, आज आपके लेके चलता हूं वेस्ट बंगाल, साल 2010 में। आज की जो घटना हमें भेजे हैं उनका नाम है विकास और वो वेस्ट बंगाल में रहती हैं। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं अब विकास के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, वो घटना जब भी मुझे याद आती है ना, हालांकि इस बात को अब काफ़ी अरसा हो चुका है, लेकिन वो घटना मैं आज तक भूल नहीं पाता। वो इतनी भयानक घटना थी और उस रात तो मेरी जान उस साधु बाबा ने बचाई थी। अगर वो साधु बाबा उस ट्रेन में सवार नहीं होते तो शायद मैं आज ये कहानी बताने के लिए जिंदा भी नहीं रहता। तो चलिए, अब मैं शुरू से एक एक बात आपको अब पॉइंट व पॉइंट बताता चलता हूँ। मेरा नाम तो आप जान ही चुके हैं, मेरा नाम है विकास और वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। वैसे मेरा जो आधा परिवार था अब एक तरह से वेस्ट बंगाल में था और आधा परिवार बिहार में। अब मैं भी एक छोटा मोटा नौकरी करता था, लेकिन मुझे फिल्मों देखने का बड़ा चाव था। अब मैं कहूँ ना, जिस जगह पर मैं रहता था अब वहाँ पर अब इतना बड़ा सिनेमा हॉल नहीं था जितना अब बड़े सिटी में था जहाँ मैं काम करता था। और वहाँ के बड़े सिनेमा में पिक्चर देखने का ही मज़ा कुछ अलग था। लेकिन ये मौका कब मिलता था? जब शनिवार होता था। शनिवार को ही मैं अपना ये जो हसरत था वो पूरा करता था। जब भी कोई बढ़िया फिल्म लगती थी अब मैं शनिवार का ही दिन चुनता था। अब मैं शनिवार को मूवी देख करके अच्छी तरह से अब फिर मैं दौड़ते हुए स्टेशन पर आता था। तब तक मुझे लास्ट लोकल ट्रेन या फिर कोई दूसरी ट्रेन मिल जाती थी जो मुझे घर तक ले जाती थी, मेरे घर के स्टेशन के अब पहुंचा देती थी। और मैं ऐसा ही था, मूवी का दीवाना। और वो मूवी जो लगी थी ना, मुझे देखने का बड़ा मन हो रहा था। आखिरकार शनिवार का अब समय आ चुका था, तो मैं बड़े आराम से टिकट ले करके और मूवी का आनंद लेने लगा। और जब मैं मूवी के अंदर अब मैं खोया हुआ था, अब बाहर जो बरसात अब तेज चल रही थी। आखिरकार जब मूवी ख़त्म हुई तब मैं बाहर निकला तो बाहर का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। इतनी तगड़ी बरसात पड़ी हुई थी, जिधर देखो बारिश ही बारिश, घुटनों तक पानी अब एक तरह से शहर में फैला हुआ था। मैं समय देखा तो मेरे होश उड़ चुके थे। अरे, अब तो कुछ मिनट के बाद में लास्ट लोकल ट्रेन निकल जाएगी। आखिरकार मैं अब एक तरह से कहूँ ना, घुटनों भर पानी में अब एक तरह से रेंगता हुआ, जिस तरह से करता हुआ अब मैं स्टेशन पर पहुँचा। और तब देख करके मुझे थोड़ा राहत महसूस हुई कि ट्रेन तो लगी हुई थी। अब स्टेशन अब एक तरह से कहूँ ना कि पूरा खाली पड़ा हुआ था। लोग बाग स्टेशन पर पहुँच ही नहीं रहे थे। अब दूर दूर तक बारिश हुई पड़ी थी और इतने पानी में कौन आता है। मैं अब स्टेशन पहुँच करके मुझे सुकून मिला। अब मैं उस ट्रेन में अब सवार हो चुका था, लोकल ट्रेन में। पूरी तरह से अब एक जब कहूँ ना, कंपार्टमेंट खाली पड़ा था। बस इक्के दुक्के लोग अब उस ट्रेन में सवार थे। ट्रेन काफ़ी देर तक कोई सिग्नल के कारण से, जब बरसात हुई पड़ी थी तो रुकी पड़ी थी। अगर वो सिग्नल ख़राब नहीं होता, वो चीज़ ख़राब नहीं होती, तो शायद मुझे वो ट्रेन मिलती भी नहीं। मुझे स्टेशन पर ही रुकना पड़ता। अब फिर सुबह 4:30 बजे की ट्रेन मिलती। मैं तो उस बारिश को अब एक तरह से कोस रहा था। इतना अब एक तरह से बारिश, तूफानी बारिश उस रात को हुई थी। इतनी बारिश मैंने कभी देखी नहीं थी। आखिरकार कुछ देर के बाद में सब कुछ सही हो चुका था और तब ट्रेन अब हॉर्न मार के चल पड़ी थी। मुझे बड़ा राहत महसूस हुआ कि चलो अब मैं अपने घर पर आराम से पहुंच जाऊंगा। ट्रेन चल पड़ी। बाहर जो बारिश था ना, अब जो बंद हुआ पड़ा था, धीरे धीरे हो रहा था, अब फिर अचानक तेजी का रूप ले लिया था। शायद ये तूफान था जो उस रात को चल रहा था। अब स्टेशन पर रुकती, लेकिन कोई सवारी था ही नहीं, न उतरने वाला न चढ़ने वाला। हाँ, कुछ लोग बैठे हुए थे, शायद वो मेरे से भी आगे या ना जाने किस स्टेशन पर उतरना चाहते थे। लेकिन पूरा कंपार्टमेंट में अब कहूँ ना कि 2-4 ही लोग मेरे वाले में थे और भी अलग अलग बैठे हुए थे। मैं तो खिड़की के पास में शीशा बंद करके अब बारिश का नज़ारा ले रहा था। कब उस नज़ारे में अब मैं एक तरह से गुम हो गया कि मुझे झपकी आ गई थी।
आज जब मेरी आँख खुली ना, तो मैं अपने सामने जो बैठी हुई थी उसको देख करके हैरत में पड़ गया था। एक कमसीन सुंदर सी लड़की, जैसे मैं फिल्म में हीरोइन देखी थी ना, अब बिल्कुल वैसे ही लग रही थी, जैसे वो पर्दे से निकल करके और हमारे सामने आ गई हो। वैसी सजी संवरी, जैसे लग रहा था कि नई नई दुल्हन है, वैसे ही कपड़ा पहन रखी थी। आप उसके शरीर से अब ऐसा ही कुछ खुशबू अब निकल रहा था। जब मैं उस लड़की को जब आँख खोल कर देखा ना, तो मैं देखता रह गया कि ये लड़की अकेली क्यों है। ये दुल्हन सी बनी हुई लड़की, इसके साथ तो इसका पति होना चाहिए या फिर इसके परिवार के लोग होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं है। लड़की मुझे घूर रही थी। अब मैं तो उस लड़की को देख करके अब झेंप सा गया था। मैं लड़कियों से थोड़ा शर्माता भी था। मैं इन चक्रों में आज तक पड़ा नहीं था। प्रेम मोहब्बत ऐसी चीज़ में मैं अभी तक खोया नहीं था। बस मैं आनंद मूवी कर लेता था। लेकिन वो इतनी सुंदर लड़की मेरे आंखों के सामने बैठी हुई अब मुझे घूर रही थी। जब वो नहीं शर्मा रही है तो मुझे शर्माने का क्या मतलब है। आखिरकार मैं अब कहूँ ना कि मैं उसकी तरफ धीरे धीरे देखने लगा। आंखें मिली और इसके बाद मुझ पर ना जाने ऐसा क्या नशा सवार हुआ, जैसे मैं उस लड़की को अब एक तरह से घूरने ही लगा था। लाज हया मेरे शरीर से बाहर निकल गई थी। उस लड़की में इतना खो गया था कि कब उससे बातचीत शुरू हो गई मुझे पता ही नहीं चला। अब वो लड़की अब मीठी मीठी बात कर रही थी और उसी मीठी बातों में मैं भी अब वैसे ही जवाब दे रहा था, जैसे हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। और लड़की कहूँ ना कि मेरे बगल वाली सीट पर आके बैठ गई। अब उसकी शरीर की गर्मी मेरे शरीर को मदमस्त कर रही थी। मैं हर तरफ देख रहा हूँ। जो भी दो चार सवारी थे, या तो जैसे मैं नींद में था उस टाइम में, और वैसे ही नींद का मजा ले रहे थे। अभी शायद उनका स्टेशन काफ़ी दूर था। अब मैं देख रहा हूँ कि पूरा पोगी में एकांत है, कोई भी नहीं है। और लड़की तो मुझे छेड़ रही थी। उसका साहस देख करके मैं भी एक तरह से अब डर गया था कि कोई जाग गया और तब ऐसी हरकत लड़की कर रही है तो लोग ना जाने क्या सोचेंगे। मैं घबरा रहा था। लेकिन लड़की मुझे बहला रही थी, फुसला रही थी और कह रही थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और देखो, मैं तुम्हारे लिए इस गाड़ी में सवार हुई हूँ। मैं तुम्हें जब स्टेशन पर देखी ना, तो तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। भीगे हुए तुम्हारा जो बाल है वो मुझे बहुत प्यारा लगा। मैं वाकई बारिश में भीगता हुआ आया था। और लड़की सही कह रही थी। मेरे बाल घुंघरालू थे और जब पानी पड़ता था ना, तो उसका स्टाइल ही कुछ बदल जाता था। आखिरकार मैं उसके प्यार के जाल में फंस गया था। अब मैं फुसफुसा करके उससे बात कर रहा था कि देखो, ये जगह उचित नहीं है। ये ट्रेन का कंपार्टमेंट है, लोग बाग इसमें बैठे हुए हैं, लोग बाग अभी उतरेंगे चढ़ेंगे, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और तब वो लड़की अब बिल्कुल शर्माती नहीं थी। अरे सोने दो ना उनको, अब उनसे हमें क्या मतलब है। देखो वो सब मस्त है, हम प्यार करें, यानी कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। प्यार करने के लिए अलग चीज़ बनाया गया है। ये सार्वजनिक चीज़ है, लोग यहाँ पर निगाह रखे हुए हैं, क्या पता वो लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसे काम में नहीं पड़ूंगा। अब मैं कहूँ ना कि मैं उस लड़की को न जाने कैसे सालों से जानता हूँ। ऐसे वो दिल में दिमाग में ऐसा क्या भर दिया था कि मुझे नहीं लग रहा था कि नई नई दोस्ती हुई है अभी अभी। कुछ ही देर की दोस्ती में वो न जाने कहाँ तक पहुँच गई थी। ये कैसे हुआ, कब हुआ, मुझे तो ज़रा पता भी नहीं चला। शायद जब मैं पहली बार उसकी आंखें में आंखें डाला, तभी मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ कि मेरा शरीर अचानक हल्का सा हो गया है। इसके बाद वो सब होता गया। अब मुझे तो परवाह ही नहीं था, ना अपनी इज्जत का, ना लाज का, ना शर्म का, ना हाया का। लेकिन आखिरकार मैं अपने मर्यादा में था। लड़की मेरे बगल में बैठी हुई थी और कभी कभी तो सोने का कोशिश करती थी मेरे गोद में सर रख करके। और तब मैं कहता कि नहीं, ठीक नहीं है, उठ के बैठ जाओ, लोग बाग देखेंगे। अब वो सोए हुए हैं कि जागे हैं, अब हमें क्या मालूम। और तब बड़ी मुश्किल से लड़की उठ के बैठती थी और एक तरह से नाराज़ होती थी कि सब यहाँ क्यों है, यहाँ तो इनको होना नहीं चाहिए। अब मैं कहने लगा कि हमारी ट्रेन थोड़ी है, ये भी टिकट लेके बैठे हैं, इनका भी अधिकार है, ये भी अपना घर पर जा रहे हैं। अब मैं तब थोड़ा सा जो भ्रमित हुआ पड़ा था ना, वो थोड़ा थोड़ा अब मैं सही मायने में अब उभर रहा था। अब मुझे एहसास होने लगा
कि इस लड़की से मुझे अभी दोस्ती हुई है, कुछ ही देर पहले, आज इतना गहरा दोस्ती कैसे हो गया। मेरा दिमाग थोड़ा खुलने लगा। मैं उससे कहूँ कि मैं आपको कब मिला था, कैसे मिला था, आप मेरे इतने बारे में जानती कैसे हैं, मुझे फिल्मों का शौक़ है और आपको कैसे मालूम। तब वो लड़की कहने लगी तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है मुझे वो भी पता है। तुम्हें ये फिल्में पसंद है ना, ये हीरो को तुम अपना आदर्श मानते हो ना। अब सब कुछ वो बताने लगी थी। अब मैं उसकी बात सुन करके हैरानी से था कि ये लड़की को कैसे पता। तब वो लड़की कहने लगी कि सुनो, मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से जानती हूँ, मैं तुम पर काफ़ी दिनों से नज़र रखी हुई थी, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन आज मौका मिल गया है और इसका हम फ़ायदा उठाएंगे। मैं पूछने लगा कि चलो तुम्हारी बातें बिल्कुल सही है, तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो, लेकिन तुम अपने बारे में बताओ ना कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। मैं तो बिल्कुल नहीं जानता हूँ, मैं तो तुम्हें अभी अनजान ही समझता हूँ। तब वो कहने लगी छोड़ो ना, मेरे परिवार को जाने दो। मैंने बोला नहीं, अपने परिवार के बारे में बताओ, कौन कौन है तुम्हारे परिवार में। जब हमारी दोस्ती इतनी आगे बढ़ चुकी है तो मेरे भी जानने का अधिकार है। तब वो बताने लगे कि सुनो, मेरे परिवार में कुछ ही लोग थे जो अब नहीं हैं, सब एक्सीडेंट में मारे गए हैं, बस मैं इकलौती बची हुई है। अब बोलो, क्या आप मेरे परिवार से मिलना चाहोगे। मैं बोला नहीं नहीं, जो तूने बता दिया वही मेरे लिए काफ़ी है। अब मैं एक तरह से सॉरी भी बोला कि मुझे बहुत दुख हुआ तुम्हारे परिवार के बारे में जानने में। तब वो लड़की मुस्कुरा कहने लगी छोड़ो ना इन बातों को, क्यों टाइम खराब करते हैं। मैं कहने लगा तुम्हारा घर शायद आने वाला है, क्योंकि स्टेशन आ रहा था। तब वो लड़की कहने लगी क्या इरादा है, क्या मेरे घर पर चलोगे। मैं बोला नहीं नहीं, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ तुम्हारा स्टेशन आ रहा है, अब तुम्हें उतरना भी चाहिए। तब लड़की मेरी आंखों में देखने लगी। जब मैं उसकी आंखों में गुम हुआ ना, तो मुझे याद ही नहीं कि मेरे साथ में क्या हुआ था, कब क्या हुआ मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। जैसे उसकी आंखों में झांकना शुरू किया ना, तो मैं अपना होशो आवास खो बैठा था। जब मेरे दो बाहों ने मुझे झकझोरा, मुझे पकड़ कर रखा कि अरे तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम चलती ट्रेन से छलांग मारोगे। तब मुझे मेरी चेतना लौटी थी। तब मैं अपने आप को गेट पर पाता हूँ। मैं एकदम हैरान हो जाता हूँ कि बस कुछ ही देर में मैं नीचे अब रेल की पटरी पर पड़ा मिलता। ना जाने मेरे साथ में क्या होता, मैं यहाँ तक कैसे आ गया। मैं तो अपनी सीट पर बैठा हुआ था, वो खूबसूरत दुल्हन सी लड़की मेरे बगल में बैठी हुई थी। हम तो प्रेम मोहब्बत की बातें कर रहे थे। जो मुझे पकड़े थे ना, वो एक महात्मा जैसे लगने वाले लोग थे, साधु बाबा जैसे वो लोग थे। अब मुझे वो खींच करके सीट पर लाए जहाँ वो बैठे थे। कहने लगे बैठो मेरे पास में। अब मेरे बारे में पूछने लगे तुम्हारा नाम क्या है। नाम बताया, कहाँ रहते हो, मैं वो बताया। तब कहने लगे कि देखो विकास, अब मैं क्या बताऊं, शायद भगवान का मंजूर था कि मैं इस बोगी में चढ़ूं, इस बरसात में तुम्हारे साथ सफ़र करूं। ये अब मैं कहूँ ना कि भगवान की मर्जी के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता है। मुझे इस ट्रेन में आना पड़ा, जबकि मैं ये ट्रेन आज पकड़ना नहीं चाहता था। मैं अपने भक्त के पास में रुका हुआ था। ना जाने मेरे मन में ख्याल आया कि नहीं, अब बहुत हो चुका है, चलते हैं आश्रम। अब मुझे अपने गुरु जी से मिलना भी था सुबह में। तब मैं इस ट्रेन में सवार हुआ। जब मैं आके बैठा ना, मुझे सब पता चल चुका था कि जो तुम्हारे पास में लड़की बैठी हुई है, देखने में तो लड़की है लेकिन असल में है नहीं, वो एक प्रेत आत्मा है। वैसे ही रूप में जिस रूप में वो मरी हुई थी। तब मैं हैरान हो गया कि बाबा कैसी थी वो, कौन थी वो, अब मुझे वो क्या करने वाली थी। बाबा कहने लगे कि देखो, वो उसकी एक्सीडेंट में मौत हुआ पड़ा परिवार के साथ में। तब से वो भटक रही है, अब अपने पति को तलाश कर रही है, तुम्हारे जैसे किसी इंसान को। अब तुम में उसका पति का शख्स अब शक्ल दिखता है, तभी तुम पर वो मोहित हुई पड़ी है। तुम्हारा पीछा काफ़ी दिनों से कर रही है, लेकिन उसको उचित समय नहीं मिल पा रहा था। आज ट्रेन में भीड़ भाड़ कम थी, बरसात का अब तूफानी रात था, इसलिए उसको उचित अवसर मिल गया। तब वो तुम्हारे बगल में आके बैठ गई।
और जब से आई ना, तब से मैं उसको देख रहा था। उसकी एक एक हरकत पर अब मेरी नज़र लगी हुई थी। अब मैं सोच रहा था कुछ ना कुछ करूं, और तभी मुझे जैसे कोई बोल रहा कि इंतजार कर। आखिर ये लड़की क्या करने वाली है, ये आत्मा क्या करने वाली है। मैं सब कुछ तुम्हें देख रहा था, सब कुछ मेरी आंखों के सामने में चल रहा था, जैसे जैसे लड़की हरकत कर रही थी। और तभी मैं समझ गया था कि ये तुम्हारे साथ में कोई खेल खेल रही है। आखिरकार वही हुआ जब तुम उस लड़की के हाथ पकड़े और धीरे धीरे चलते हुए जब गेट पर पहुंचे, और जब ट्रेन फुल स्पीड में थी और वो लड़की तुमको कह रही थी कि बस स्टेशन मेरा घर आ चुका है, हम उतरते हैं, हम घर पे चलते हैं, वहाँ पर बैठेंगे, प्यार करेंगे और फिर तुम चले जाना। और तुम कहो ना कि तुम उस ट्रेन से अब उतरने वाले थे, अनजाने में कि ट्रेन रुकी हुई है, प्लेटफार्म पर है। लेकिन ऐसा नहीं था, ट्रेन हाई स्पीड में चल रही थी। अब तुम्हारा एक पैर भी आगे पड़ता ना तो मैं बचा नहीं पाता। लेकिन मैं सतर्क था, मैं दौड़ करके और तुम्हें थाम लिया और तुम गिरने से बच गए। और उसी टाइम वो लड़की शायद मुझे जान चुकी थी और एक तरह से अदृश्य हो गई थी, भाग गई थी। मैं जब उस बाबा के बात समझा ना तो मेरे होश उड़ चुके थे कि बाबा मेरे लिए तो भगवान बनकर आए थे। अगर उस रात वो ट्रेन में सफ़र नहीं कर रहे होते तो ना जाने मेरा क्या हाल होता। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। आखिरकार मेरा स्टेशन आ गया था। अब बाबा समझाने लगे, देखो विकास, तुम रात बिरात ज़्यादा सफ़र मत किया करो। अभी भी उस लड़की की निगाह तुम पर रुकी हुई है और तुम्हारे साथ वो इतनी आसानी से तुम्हें पीछा नहीं छोड़ेगी। अभी मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम्हें दूं, लेकिन अपना एड्रेस बताए थे कि जब भी तुम्हारे पास मौका मिले और तब तुम मेरे आश्रम में आ जाना। कुछ दिन मैं वहीं पर रहूँगा, इसके बाद मैं कहाँ रहूँगा कुछ बोल नहीं सकता। अब मैं घर तो पहुँच गया था, लेकिन ये बात अपने परिवार को बिल्कुल नहीं बताया कि लोग न जाने कैसे कैसी बातें करेंगे, क्या कहेंगे, समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ थी बात वहीं पर मैं ख़त्म कर दिया था। और इसके बाद मैं देर रात को, अब एक तरह से कहूँ ना, कि सिनेमा देखना ही बंद कर दिया था। वक्त पर अपने घर पहुँचता, वक्त पर ड्यूटी निकलता, अब वक्त पर अपने घर पर आराम करता। अब ज़्यादा देर बाहर घूमता भी नहीं था। अब वो अमावस की रात थी जब अपने छत वाले कमरे पर अब मैं आराम कर रहा था। सब परिवार के लोग सो रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रात का करीब 11 बजा हुआ था। अब मुझे लगा कि मौसी होगी, मेरी मौसी आई हुई थी। मौसी होगी, शायद पानी का गिलास लेके आई होगी, क्योंकि मैं पानी मांगा था। अब मौसी रखी नहीं थी। उस टाइम प्यास भी नहीं था। मैं सोचा कि चलो रहने दो, अब मौसी क्यों परेशान किया जाए। माँ की तबीयत खराब चल रही थी, अब मौसी देखभाल करने के लिए आई थी। इसके बाद मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब मैं दरवाज़ा बंद कर दिया था कि छोड़ो, जब प्यास लगेगी तब देखा जाएगा, अचानक दरवाजे पर दस्तक जब पड़ने लगी ना, तो मुझे लगा कि मौसी आई होगी। मैं दरवाज़ा खोल दिया। जैसे दरवाज़ा खोलता हूँ ना, वही लड़की, सेम डिटो, वही कपड़ा, वही लिबास, वही मुस्कुराहट। मुझे देख करके अब तो मेरी होश उड़ चुके थे। तभी ना चाहते हुए उसके आंखों में देख लिया। जैसे आंखों में देखा ना, अब तो मैं अपने बस में नहीं था। लड़की मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि देखो, तुम मुझे भूल गए, मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, कितना चाहत रखती हूँ। अब मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलती रहती हूँ, लेकिन तुम मुझे इग्नोर करते हो। उस रात मैं तुम्हें अपने घर लेके जा रही थी, लेकिन तुम उन बाबा के चक्कर में पड़ कर के अब एक तरह से मुझे भूल ही गए। अब एक तरह से मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था उस टाइम में। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में जैसे मैं अंधा हो चुका था। बस मुझे वो अपना प्यार दिखा रही थी। मैं उसके प्यार में बह चुका था। मुझे लगा कि हाँ, यही तो है मेरी प्रेमिका, इसी से मैं प्यार करता हूँ। जैसे उसने मुझ पर जादू कर दिया था। आखिरकार दरवाज़ा बंद हो चुका था, सिटकनी लगा दिया और हम दोनों बिस्तर पर आ चुके थे। आखिरकार जब सुबह हुई तब मैं उठा। सुबह के 5 बज रहे थे। तब मैं उठा। प्यास लगी हुई थी। अगर प्यास नहीं लगती ना तो मैं उस वक़्त भी नहीं उठता। मैं 7 बजे से पहले उठता नहीं था। तब मैं जब अपने बगल में देखा ना तो लड़की थी ही नहीं।
मैं हड़बड़ा सा गया था। मुझे लगा कि ये सब मेरा सपना होगा, लेकिन ये सपना नहीं था। वास्तव में वो लड़की का सबूत मेरे बिस्तर पर था। सब कुछ मुझे साफ साफ दिख रहा था। उसके बालों में जो फूल थे, जो ताज़ा खिले हुए कलियां लगी हुई थी, मेरे बिस्तर पर गिरी हुई थी। ये सबूत मेरे लिए काफ़ी था। वाकई में मैं इतना डर चुका था ना कि मैं कांपने लगा था। सुबह के 5 बजे मैं भागते हुए मौसी के कमरे में गया। मैं मौसी को जगाया, मौसी मौसी उठो उठो उठो। मौसी उठी, कहने लगी, हाँ विकास, बोलो बेटा, बात क्या है। मैंने कहा कि देखो, एक बात बता रहा हूँ मौसी, माँ को बिल्कुल मत बताना, ना मेरे परिवार में किसी सदस्य को, अपना समझती हो तो। तब मौसी कहने लगी, हाँ विकास, बता, बात क्या है। मैं मौसी को अपने कमरे में लाया। अब शुरू से लेकर ट्रेन वाली बात से लेकर के घर वाली बात तक बता दिया। मौसी मेरी बात सुनकर के एकदम आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देख रही थी। अब फिर अचानक उसने बोलना शुरू किया, विकास, तू इतना बात छिपा लिया, ये खतरनाक बात है, तू मुझे क्यों नहीं बताया। मैं तेरा इंतज़ाम करती ना, उस लड़की को मैं तेरे घर तक आने नहीं देती। वाकई में वो कुछ टोटका उटका जानती थी, कुछ ऐसा मंत्र वंत्र का उपयोग करती थी और भक्ति भाव भी करती थी मेरी मौसी। हाँ, तब वो कहने लगी, चिंता मत कर, मैं सब कुछ कर दूंगी, काली माँ का आशीर्वाद है मेरे ऊपर में। हाँ, तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ यत्न कर दूंगी। हाँ, इसके बाद मौसी पूजा पाठ करती थी और वो पूजा पाठ करके मुझे प्रसाद भी दिया और गंगा जल भी पिलाया। हाँ, कहने लगी, मौसी, मैं एक यंत्र बना रही हूँ, हाँ, ये यंत्र तेरे को हाथ में बांध दूंगी, लेकिन ये सब रात में करूँगी, ये टाइम उचित नहीं है। आखिरकार मौसी ने जो बात बोली थी और उसने पूरा किया। हाथ में मेरा एक यंत्र बना करके दाहिने हाथ में बांध दिया था। हाँ, तब मौसी कहने लगी, अब डर मत, वो लड़की आएगी ज़रूर, लेकिन तू उसे छू भी नहीं पाएगी और आखिरकार उसको लौटना ही पड़ेगा। कितना दिन तक तेरा पीछा करेगी, मैं भी देखना चाहती हूँ। अगर इससे आगे कोई बात बढ़ती है तो मुझे ज़रूर बताना। लेकिन मौसी सही कहती थी। उसके बाद वो लड़की मुझे दिखाई नहीं दी। हाँ, एहसास होता था कि कहीं आसपास में खड़ी है। उसकी खुशबू, फूलों का खुशबू जो वो अपने बालों में लगाती थी, उसका कभी कभी महसूस होता था, लेकिन वो धीरे धीरे वो भी ख़त्म होता गया। आखिरकार एक पल आया जो मैं उस घटना से उभर आया था। अब मौसी ने बिल्कुल ये जो बात थी ना, मेरे परिवार को, किसी सदस्य को, खास करके मेरी माँ को ये नहीं बताई थी, क्योंकि मेरी माँ का हाल कुछ ऐसी सही नहीं चल रही थी, वो चिंता कर लेती और उस टाइम चिंता करना उनके लिए सही भी नहीं था। खैर, उन चीज़ों से मैं अब मुक्त हूँ। वो सब कुछ मेरे उस टाइम मौसी ने किया था, काली माँ की भक्ति थी। आज भी उस घटना को जान करके मैं सिहर जाता हूँ कि वो लड़की मुझे अपना पति क्यों मानती थी। क्या उसका पति का चेहरा मेरे से मिलता जुलता था? मैं आज भी उस पहली को अब समझ नहीं पाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना, विकास जी की भेजी हुई। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आपका है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फिर दोस्तों, कल की रात मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।